लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, टैंकर और डबल डेकर बस की हुई भीषण टक्कर। हादसे में 18 यात्रियों की हुई मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल। सीएम योगी ने जानने का ज्ञान दिया। आज मॉस्को से वियना पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। संबंधों को और गहरा करने पर होगी वार्ता। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर मतदान। बिहार की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, हिमाचल की 3 सीटों पर मतदान शुरू। 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। पंजाब भाजपा के 4 नेताओं को मिली धमकी। चंडीगढ़ कार्यालय पहुंची नेताओं का नाम चिट्ठी। भाजपा छोड़ो नहीं तो दुनिया से उठा देंगे। गाजा में इस्राएल का लगातार चौथे दिन हमला। इस्राएली सेना ने अल अवदा स्कूल को बनाया निशाना। स्कूल में शरण लेने वाले 27 लोगों की मौत। सब्जियों की कीमत बढ़ने से खुदरा महंगाई में होगी वृद्धि। भीषण गर्मी के बाद बारिश से फसलों को हुआ नुकसान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उन्नाव से इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर उन्नाव एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि भीषण सड़क हादसा, टैंकर और डबल डेकर बस की हुई भिड़ंत। डबल डेकर बस पलटी है, 18 लोगों की मौत हो गई, 30 लोग इसमें घायल हो गए हैं। भीषण हादसा जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर टैंकर से टकराई। सूचना पर पहुंचे डीएम और एसपी। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही बस पलट गई। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के अवस्थी खेड़ा की ये पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बस पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही बस पलटी है और बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के अवस्थी खेड़ा की ये पूरी घटना बताई जाती है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। भाई कोई ऐसा है, भाई कोई ऐसा है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सूचना पर घटनास्थल पर डीएम भी पहुंचे हैं। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही बस पलट गई। आज सुबह 5:15 बजे एक प्राइवेट बस का जो मोतिहारी बिहार से चली थी, उसका एक्सीडेंट एक दूध के टैंकर से 238 किलोमीटर 48 किलोमीटर का जो माइलस्टोन है नेशनल हाईवे आगरा और दिल्ली, उस पर एक्सीडेंट हुआ। पीछे से बस की भिड़ंत उस दूध के टैंकर से हुई, जिसमें अब तक 18 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 19 परिवार जो CHC से प्राप्त नहीं करा था, उसको जिला अस्पताल में रेफर किया है। क्या लग रहा है सर, बस तेज रफ्तार में? प्रथम दृष्टया जो हमारे पास सूचना आई है, उसमें यही लग रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी। भाई कोई ऐसा है जिसको बिठाया जा सके। भाई ये एम्बुलेंस का कौन है? एम्बुलेंस में कौन लेने गया बंदा खाने गया है। अरे और इसी खबर पर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए इनपुट एडिटर अरुण अवस्थी जी लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बेहद भीषण हादसा, 18 लोगों के साथ में जान चली गई, लेकिन सबसे पहले घायलों की स्थिति का जानते हैं। जो लोग घायल हुए हैं, क्या उनकी स्थिति है, कैसा इलाज उनको मिल पा रहा है, पूरी जानकारी क्या है? तरीके से ये पूरी घटना हुई आगरा एक्सप्रेसवे पे हुई और इसमें 18 लोगों की मौत हुई है और 19 लोग घायल हुए हैं। प्रशासन ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया और जिला अस्पताल में जिलाधिकारी गौरांग राठी पहुंचे हैं और वो खुद रुक करके घायलों को उचित इलाज मिले इसकी व्यवस्था देख रहे हैं। वही पुलिस अधीक्षक की बात करें तो वो घटना स्थल पर अभी भी मौजूद है और घटना स्थल से जो मृतक हैं उनकी शिनाख्त कराने का प्रयास कर रहे हैं और जो घायल हैं उनके घर तक सही व्यवस्था और सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन ने इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किए हैं और टोल फ्री नंबर के सहारे सारी पहचान कराने की व्यवस्था कराई जा रही है। अगर घायलों की बात करें तो सभी घायल जिला अस्पताल में है और इनका इलाज चल रहा है।
और ये अगर बात करें तो घायलों की स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही। जिस तरीके से जिला अस्पताल के चिकित्सक इलाज दे रहे हैं उसके अनुसार जिला चिकित्सालय के चिकित्सक ये बता रहे हैं कि घायलों की स्थिति अब खतरे से बाहर है। इस तरीके से उनका इलाज चल रहा है और जिस तरीके से जो मृतक हुए हैं इस पूरी घटना में जो मृतक हैं उनको उनको उनके घर वालों तक सूचना पहुंचाई जा रही है। टोल फ्री नंबर के सारे सूचना पहुंचाई जा रही है। अगर घटना की बात करें तो ये बस जो है वो बिहार से चली थी और दिल्ली जा रही थी और बस के पीछे में बताया जाता है कि बस काफी तेज रफ्तार में थी और आगे चल रहे दूध लदे टैंकर से को टक्कर मारती है ओवरटेक करने के प्रयास में और टक्कर करने में बस दो हिस्सों में बढ़ जाती है, बीच से फट जाती है और उसके बाद मौके पे चीख पुकार मच जाती है। जो पीछे चल रहे वाहन होते हैं उनके द्वारा और जो स्थानीय लोग होते हैं, जो स्थानीय गांव के लोग होते हैं, जो सुबह 5 बजे घर से निकल पड़े होते हैं, वो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, यूपीडा कर्मी मौके पर पहुंचते हैं, रेस्क्यू अभियान चलाया जाता है और दो हिस्सों में बटी जो बस होती है उससे सभी घायलों को और मृतकों को बाहर निकाला जाता है। स्थानीय सीएससी पहुंचाया जाता है जहां पर 18 लोगों को चिकित्सक मृत घोषित कर देते हैं और मृतकों के विषय में जो प्रशासन की व्यवस्था है उसमें सभी को पोस्टमार्टम के लिए उन्नाव मुख्यालय भेज दिया गया। उनका पोस्टमार्टम जिला प्रशासन की जो तैयारी है उसके अनुसार अगर उनके परिवारीजन आ जाते हैं तो अभी कुछ ही देर में पोस्टमार्टम चालू करा दिया जाएगा। हालांकि कुछ देर के लिए एक्सप्रेसवे पे जाम जैसी स्थिति भी बनी थी, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो एक्सप्रेसवे खाली है और जो घायल है उनका इलाज चल रहा है और जो मृतक है उनके 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए बेहद भीषण हादसा, जैसा आपने भी कहा कि बस जो है वो पूरी तरीके से दो हिस्सों में बट गई थी और इस अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना ज्यादा भीषण रहा होगा। इसके साथ ही जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उसमें भी हम देख पा रहे हैं कि सब कुछ तितर बितर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। आपने कहा कि बस काफी तेज रफ्तार थी, क्या यही वजह है इस हादसे की या फिर चालक को नींद आने के चलते, क्या कोई वजह अब तक सामने आ पाई है? और जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं उनकी ओर से इस पूरे हादसे को लेकर क्या कुछ कहा गया? वो भयावह मंजर उन्होंने देखा? चूंकि घायलों का अभी इलाज चल रहा है इसलिए कोई भी घायल इस स्थिति में नहीं है जो मीडिया से बात करे और प्रशासन भी अभी मीडिया से बात कराने नहीं दे रहा है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अगर मौके के लोगों को देखे तो चूंकि जो प्रयास किया गया था उस प्रयास में चूंकि कि 20 से बस दो हिस्सों में फटी है इसलिए ऐसा लग रहा है कि पीछे से तेज रफ्तार रही होगी, हो सकता नींद भी आ गई और ड्राइवर को और पूरी तरीके से ओवरटेक न कर पाया हो और आगे जा रहे टैंकर से लड़ गई हो बस, जिसके चलते दुर्घटना हुई। हालांकि दोनों ही वाहन जो है चाहे वो टैंकर हो, दूध लदा टैंकर हो या बस हो, दोनों ही पलट गए और दोनों के चालकों की मौत हो गई है। इसलिए अभी जब तक जो घायल है उनसे बातचीत नहीं हो जाती इसलिए घटना का कारण नहीं बताया जा सकता है। प्रशासन भी अभी इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा है घटना का क्या कारण हो सकता है। हालांकि ये जरूर है कि जो बस थी वो तेज रफ्तार थी, चूंकि जो पीछे वाहन लगे थे उनका ये कहना कि बस तेज रफ्तार थी और बस के द्वारा ही ओवरटेक करने में आगे जा रहे टैंकर से लड़ी है और उसके बाद दो हिस्सों में बढ़ जाती, पलट जाती, कई बार पलटी खाती है, चीख पुकार मचती है। पुलिस को सूचना जाती है, युवडा कर्मियों को सूचना जाती है, मौके पर पुलिस पहुंचती है, युवडा कर्मी पहुंचते हैं, फिर रेस्क्यू अभियान चलाया जाता है, मृतकों को बाहर निकाला जाता है, घायलों को बाहर निकाला जाता है। चूंकि बस में ये लोग फंसे हुए थे, इनको बाहर निकालने के बाद में स्थानीय सीएससी पहुंचाया जाता है जहां चिकित्सकों की टीम ने 18 लोगों को मृतक घोषित किया है और 19 लोगों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल के लिए रिफर किया गया। बिल्कुल, और अरुण जी देखिए इस पूरे हादसे को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी दुख व्यक्त किया गया है। बहुत भीषण हादसा था, सुबह सुबह ही 18 लोगों की जान जाने की जब खबर सामने आई हर कोई इस हादसे से दुखी नजर आया। बिल्कुल, जिस तरीके से सीएम के द्वारा भी इस घटना का संज्ञान लिया गया और निर्देशित किया गया, जिसके बाद ही जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी दोनों लोग पहले घटना स्थल पहुंचते हैं, फिर जिलाधिकारी घटना स्थल से जिला अस्पताल आ जाते हैं और जिला अस्पताल आकर के वो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं कि घायलों को समुचित और उचित इलाज मिल जाए। इसके लिए उन्होंने सीएमओ और सीएमएस को कड़े निर्देश भी दे दिए। दोनों ही बड़े अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के दोनों बड़े अधिकारी जिला अस्पताल में मौजूद है और ये व्यवस्था देख रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो पुलिस अधीक्षक भी मौके पर हैं और सभी घायलों को उचित इलाज मिल सके इसके लिए वो वहां से घायलों को जिला अस्पताल भिजवा रहे हैं और मृतकों की शिनाख्त कराने के लिए टोल फ्री नंबर जारी करा रहे हैं। टोल फ्री के सहारे वो चाहते हैं
कि जल्द से जल्द जो मृतक है, इस घटना में जो मृतक है उनकी शिनाख्त हो जाए और शिनाख्त होने के बाद में मृतकों के घर तक सूचना पहुंच जाए और सूचना के बाद में उनका पोस्टमार्टम कराया जा सके। इसलिए दोनों आला अधिकारी एक घटना स्थल से और दूसरे जिला अस्पताल से इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं और घायलों और मृतकों को उचित तरीके से उनके घर तक सूचना पहुंचे और जो घायल है, जो गंभीर घायल है, उनको उचित इलाज मिले, इसकी व्यवस्था देख रहे हैं। जी गरिमा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी साझा करने के लिए। तो उन्नाव आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा होने की बात सामने आई है और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जो वाकई बेहद परेशान कर देने वाली, और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा बेहद भीषण था और विभत्स तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। 18 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में जान चली गई। तेज रफ्तार का कहर हम कह सकते हैं यहां पर देखने को मिला है। डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर टैंकर से टकरा गई और जिसके बाद इस हादसे में 18 लोग मौत के मुंह में समा गए। सूचना पर घटनास्थल पहुंचे डीएम और एसपी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। तो पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और ये तस्वीरें जहां पर घायलों का देखिए इलाज भी हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर 18 लोग काल की गाल में समा गए। तेज रफ्तार का बड़ा कहर देखने को मिला है। इस पे कर देते, स्ट्रेचर खाली हो जाता, दूसरा भी लिया लेकर गया। डबल स्ट्रेचर है, डबल है, डबल उसमें लेने गए दूसरा नहीं, डबल है भाई अगले। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं, जहां पर मॉस्को से वियना पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। संबंधों को और गहरा करने पर होगी वार्ता। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे और ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ भी बातचीत करेंगे। भारत और ऑस्ट्रिया के शीर्ष उद्यमियों की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर नेहमर बैठक को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो संबंधों को और गहरा करने पर होगी चर्चा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो संबंधों को और गहरा करने पर चर्चा होगी और ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से अहम खबर, ऑस्ट्रिया के चांसलर भी मौजूद रहेंगे और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और दिल्ली से खबर, जहां 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज। बिहार के 1, बंगाल के 4, तमिलनाडु के 1 और मध्य प्रदेश के 1, उत्तराखंड के 2, तो वहीं पंजाब के 1 और हिमाचल के 3 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है।
तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तेरह विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं और 13 जुलाई को नतीजे सामने आएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां बिहार की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1 सीट पर होगा चुनाव और मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1 सीट पर वोटिंग। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। हिमाचल प्रदेश के 3, उत्तराखंड के 2 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा 4 सीटें पश्चिम बंगाल की हैं और वोटिंग के बाद 13 जुलाई को नतीजे सामने आ जाएंगे। अहम खबर आपको हम बता दें, 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से खबर, पूर्व आईएएस मनीष वर्मा की राजनीति में एंट्री। सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी में शामिल हुए हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी है मनीष वर्मा। मनीष वर्मा को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं मनीष वर्मा। तो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं मनीष वर्मा और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर डीआईजी फायर सर्विसेज जुगल किशोर तिवारी सस्पेंड हो गए हैं। पीएस आचरण नियमावली के उल्लंघन पर सस्पेंड की कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं और आचरण नियमावली के उल्लंघन का आरोप में सस्पेंड किए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आचरण नियमावली के उल्लंघन पर सस्पेंड किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो आचरण नियमावली के उल्लंघन के आरोप में सस्पेंड की बात सामने आई है।
और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तैयारी तेज। तो यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तैयारी तेज और उपचुनाव वाली सीटों पर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां 11 महीने के लिए ही रखे जाएंगे तदर्थ शिक्षक। तो लखनऊ से खबर, 11 महीने के लिए ही रखे जाएंगे तदर्थ शिक्षक और मानदेय पर काम के लिए शिक्षकों को देना होगा शपथ पत्र। तो मानदेय पर काम के लिए शिक्षकों को शपथ पत्र देना होगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नए सत्र में फिर से अहम चीजें और अधिकतम 62 साल तक की उम्र के लोग कर सकेंगे काम। और अधिकतम 62 साल तक की उम्र के लोग कर सकेंगे काम। अन्य कोई लाभ अर्जित नहीं कर सकेंगे मानदेय वाले शिक्षक। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और 11 महीने के लिए ही रखे जाएंगे और मानदेय पर काम के लिए शिक्षकों को देना होगा शपथ पत्र। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नए सत्र में फिर से तदर्थ शिक्षकों का होगा नवीनीकरण। ग्यारह महीने के लिए ही रखे जाएंगे तदर्थ शिक्षक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित लग रही है। ये बड़ी बातें सामने आई हैं। भोले बाबा की भूमिका पर एसआईटी खामोश। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भगदड़ में 121 मौत सरकारी लापरवाही है। रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित लग रही है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। भोले बाबा की भूमिका पर एसआईटी खामोश है। घटनाओं को लेकर सरकार को सतर्क रहने की बातें भी कही गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और ये बड़ी बातें कही गई हैं। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं
की न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर आपको हम कानपुर से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी कानपुर से, जहां पर आपको बता दें कि कानपुर से बीच एक अहम खबर। आधा दर्जन युवकों ने युवक पर बेल्टें बरसाई हैं, तो एक युवक की पिटाई की गई है। अहम खबर आपको हम बता दें, युवक को बेल्टों से पीटने का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बिठूर थाना क्षेत्र से जुड़ा ये पूरा मामला, युवक को बेल्टों से पीटने का मामला सामने आया है। कानपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक युवक को बेल्टों से पीटा गया है। आधा दर्जन युवकों ने युवकों पर बरसाई बेल्ट और दबंगों का सरेआम पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। तो दबंगों का सरेआम पिटाई करने का वीडियो हुआ वायरल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बिठूर थाना क्षेत्र के शिवदीनपुरवा का ये पूरा मामला बताया जाता है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सोमवार को आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। इससे 5 जवान शहीद हो गए थे। बहरहाल इस खबर के बाद से देवभूमि शोक में डूब गई है। परिजन सदमे में है, तो वहीं बलिदानियों के घर गांव में मातम पसर गया है। इस बीच रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने कड़े शब्दों में कहा कि 5 जवानों की हत्या का बदला लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के माचेडी इलाके में सोमवार को हथियारों से लैस आतंकवादियों ने सेना के गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया। हमले में एक जूनियर कमीशन अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हो गए। ये जम्मू में 1 महीने के भीतर 5वां आतंकवादी हमला है। हर कोई हमले की निंदा कर रहा है। राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत कई नेताओं ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है, हालात बड़े डिटेरेट हो रहे हैं। ये गंभीर चिंता का विषय है और यकायक चुनाव के बाद इस तरह की स्थिति बनना ये भी एक चिंता का विषय है कि इतने बड़ी संख्या में आतंकवादी हाइडआउट्स बना करके बैठे हैं और वो सेना और जवानों पे हमले कर रहे हैं। और सरकार दावे करती थी कि जम्मू सूबा जो है आतंकवादियों से साफ हो गया है पिछले कई अरसों से, और लगातार जो वारदातें वो बताती हैं कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है। इसलिए हम इस हमले की सख्त निंदा करते हैं। आतंकवादियों के विरुद्ध हम मिलकर जंग लड़ेंगे, लेकिन सरकार को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और जवाब देना पड़ेगा कि इस तरह के गंभीर हालात क्यों हो रहे हैं। इस आतंकी हमले में हमारे जांबाज वीरों ने मातृभूमि की रक्षा करते करते अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों के इस अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और उनके इस बलिदान को नमन करता है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों के इस कर्तव्य परायणता को नमन करता है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी छिपकर जिन्होंने पीठ पर वार किया है, इनको इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कठुआ से करीब 150 किलोमीटर दूर माचोडी किंडली मल्हार रोड पर आतंकवादियों ने गश्ती दल की गाड़ियों पर ग्रेनेड से हमला किया और गोलीबारी की। ये वारदात सोमवार को दोपहर करीब 3:30 बजे हुई। हमले के फौरन बाद पुलिस और अर्धसैनिक बल के साथ सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस पर आतंकवादी पास के जंगल में भाग गए। आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ शुरू हो गई। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तुरंत सेना के और जवानों को मौके पर भेजा गया। माना जाता है कि सीमा पार से आए आतंकवादियों की संख्या 3 थी और वे भारी हथियारों से लैस थे। सेना की गाड़ी में 10 लोग सवार थे। दोनों साइड से गोलियां चल रही थी।
हमें गोली भी लग सकती, इसलिए हम दुकान से बाहर नहीं निकले। हम बाहर निकले लगातार दोनों तरफ से गोली निकली 6 बजे तक चलती रही, तकरीबन 5 बजे तक दोनों साइड चलती रही। उसके बाद कोई घंटा या पौना घंटा जो रुक रुक के जाती थी वो एक साइड ही चलती थी। डर लग रहा, हम कांपते थे अंदर, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के प्रतिबंधित जैश ए मोहम्मद JEM के सहयोगी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। 12 और 13 जून को भी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। उस समय 2 आतंकवादी मारे गए थे और CRPF का एक जवान शहीद हुआ था। कठुआ जिले में 1 महीने के भीतर ये दूसरी बड़ी आतंकी घटना है। आतंकवादियों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है वो आपको बताते हैं। तो आज के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी, 7,720 लेखपालों को आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा मुख्यमंत्री की ओर से। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको बता रहे हैं। 10:30 बजे लोक भवन सभागार में होगा कार्यक्रम। तो 10:30 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और CM योगी आदित्यनाथ का निरीक्षण कार्यक्रम। अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, मुख्यमंत्री का आज का क्या कुछ प्लान है? बताया जा रहा है लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। लेखपाल वाले जिनकी भर्ती हो गई थी और इन्होंने परीक्षा पास कर ली है, उनको आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में बुलाकर सभी को नियुक्ति पत्र देंगे। उसके बाद इन लेखपालों की ज्वाइनिंग कराई जाएगी, ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। 10:30 बजे का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन पहुंचेंगे और इन लेखपालों को नियुक्ति पत्र देंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है लखीमपुर में बाढ़ की स्थिति को देखेंगे, निरीक्षण करेंगे। और पीलीभीत में जो शारदा नदी है, बैराज पर CM योगी को लेकर तैयारी तेज हो गई है, वहां पे जाएंगे, निरीक्षण करेंगे, बाढ़ पीड़ितों से बात करेंगे। उसके बाद उनको जो स्थिति को देखते हुए जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको जो है उस राहत सामग्री भी वितरित करेंगे। उनके साथ संवाद करने के बाद मीडिया से भी मुखातिब होंगे, क्योंकि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अफसरों को निर्देश दिया था कि जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाए, उनको राहत सामग्री की व्यवस्था की जाए। और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद आज ये निर्णय लिया है कि हम स्थलीय निरीक्षण करेंगे, वहां पे देखेंगे शारदा नदी बैराज पे क्या स्थिति है, बाढ़ का पानी कहां तक पहुंचा है, कौन कौन लोग पीड़ित हैं, उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, सरकार की तरफ से जो योजना चलाई गई है क्या उनका लाभ मिला, इसकी भी हकीकत तो आज वो जानेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बाढ़ पीड़ितों से संवाद, राहत सामग्री भी वितरित करेंगे। अहम खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी दिल्ली से, जहां पर मनोहर लाल खट्टर ने निशाना साधा है। तो दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और हेमंत सरकार पर मनोहर लाल खट्टर ने साधा निशाना। अहम जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हेमंत सरकार पर मनोहर लाल खट्टर ने निशाना साधा है। केंद्र के विभाग नीतियां बनाते हैं और उन्हें लागू करना राज्य की जिम्मेदारी है। मनोहर लाल खट्टर की ओर से अहम बातें कही गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। दिल्ली से खबर, मनोहर लाल खट्टर ने साधा निशाना। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, मनोहर लाल खट्टर ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है, उनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के नवगठित सरकार और उसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एक निशाना साधते हुए कहा कि वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं जब केंद्र सरकार किसी योजना को लाती है, और खासकर वो बात कर रहे थे कि ऊर्जा प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार के ऊर्जा से संबंधित प्रोजेक्ट जो झारखंड में चल रहे हैं उन पर प्रदेश सरकार ध्यान नहीं दे रही, उनको प्रदेश सरकार बढ़ाने पर जोर नहीं दे रही है। ना तो उस तरह से जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से टारगेट रखा गया था कि इनको 2023 और 24 तक कंप्लीट कर लिया जाना था, लेकिन प्रदेश सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार के ज्यादा उसके इंटरेस्ट न दिखाने की वजह से ये प्रोजेक्ट लटका हुआ था। तो मनोहर लाल खट्टर ने जब केंद्र में ऊर्जा मंत्री बनने के बाद सीधे जब हरियाणा सरकार से पहले चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे उनसे बात की थी, और नव गठित सरकार में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के हैं, तो अब उन्होंने कहा है कि वो एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे, ऊर्जा के जो प्रोजेक्ट अब तक लटके हुए उनको पूरा करने का काम करें। उनका ये भी कहना था कि केंद्र सरकार की तरफ से जब प्रदेश सरकार को बजट आवंटित कर दिया गया है, वो प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी जब प्रदेश सरकार पर है, तो झारखंड सरकार उसमें सुस्ती क्यों दिखा रही है, लापरवाही क्यों बरत रही है, काम को ढीला क्यों छोड़ रखा है, इसको बहुत जल्द पूरा करना चाहिए। जिस प्रकार मोदी सरकार का टारगेट है कि 24 में प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन काम अभी तक आधा नहीं हो सकता है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 24 में प्रोजेक्ट नहीं पूरा हो पाएगा। इसी को लेकर मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुख्यमंत्री से बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज जन्मदिन है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्मदिन आज। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह हम जानकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्मदिन आज धूमधाम से मनेगा। राजनाथ सिंह का 74वां जन्मदिन, तो धूमधाम से मनाया जाएगा राजनाथ सिंह का 74वां जन्मदिन। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर धूमधाम से मनाया जाएगा जन्मदिन। आनंद द्विवेदी द्वारा सांस्कृतिक कराया जाएगा कार्यक्रम, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाने की बात सामने आई है और हनुमान सेतु पार्किंग एरिया में कार्यक्रम का आयोजन भी किए जाने की बात कही गई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, 74 किलो के लड्डू का भोग भी लगाया जाएगा, विशेष कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, पूरी जानकारी क्या है? आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्मदिन मनाया जा रहा है।
देखिए, बिल्कुल आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 74वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में अगर बात करते हैं तो हनुमान सेतु में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस जन्मदिन का आयोजन, इसमें जो है महानगर के जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो आनंद द्विवेदी, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाएंगे। इसके साथ साथ 74 किलो का जो लड्डू है उसका भोग लगवाते नजर आएंगे। इसके साथ साथ 21 वरिष्ठ जो कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। यानी कि लखनऊ से राजनाथ सिंह का पुराना नाता है और इस नाते के तहत लखनऊ के सांसद भी रहे हैं। तो ऐसे में राजनाथ सिंह का आज का 74वां जन्मदिन है और इस उपलक्ष्य में लगातार लखनऊ में कई जगह स्थानों पर जो है ऐसे कार्यक्रम जो है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे कराए जा रहे हैं। और इसी साथ में जो महानगर के अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है और इसके साथ ही साथ सम्मानित करने का कार्यक्रम किया है। हालांकि उनकी आयु के लिए लगातार जो हवन और पूजन भी कराया जाएगा, उसको लेकर के भी तैयारियां चल रही हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हनुमान सेतु में विशेष कार्यक्रम की बात सामने आई है। आनंद द्विवेदी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से, छात्रा पर एसिड अटैक का पूरा मामला। छात्रा पर एसिड अटैक का ये पूरा मामला हम खबर आपको हम बता रहे हैं और पुलिस ने किए पूरे मामले का खुलासा। पुलिस ने किया पूरे मामले का खुलासा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। छात्रा का मौसेरा भाई बना साजिश रचने का आरोपी। तो छात्रा का मौसेरा भाई ही साजिश रचने का आरोपी बना है। मौसेरे भाई ने ही दोस्त के साथ रची थी साजिश। तो मौसेरे भाई ने ही दोस्त के साथ साजिश रची थी। मंगलवार की देर रात पुलिस ने FIR में बढ़ाया नाम। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं उन्नाव से। बड़ी खबर आपको हम बता दें, उन्नाव से अगली बड़ी जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि उन्नाव में आज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई है। बेहद भीषण यह हादसा था। एक डबल डेकर बस कंटेनर से टैंकर से टकराई थी और जिसमें आपको बता दें 18 लोगों की जान चली गई है। उन्नाव से खबर, आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे की बात सामने आई है। टैंकर और डबल डेकर बस की भिड़ंत हुई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो टैंकर और डबल डेकर बस की भिड़ंत हुई है। अनियंत्रित डबल डेकर बस टैंकर से जा टकराई। बेहद भीषण यह हादसा। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बेहटा मुजावर थाने का ये पूरा मामला है। टैंकर और डबल डेकर बस की भिड़ंत हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डबल डेकर बस आपको बता दें कि पलटी। सूचना पर घटनास्थल पहुंचे DM और SP। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।
और भारी बारिश ने उत्तराखंड के कई हिस्सों में दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश से कई जगहों से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई हैं। बद्रीनाथ की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे समेत मुख्य सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रियों से बारिश थमने तक आगे न बढ़ने की अपील भी की है। ये रिपोर्ट देखिए। भारी बारिश ने उत्तराखंड के कई हिस्सों में दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश से कई जगह से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई हैं। बद्रीनाथ की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे समेत मुख्य सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रियों से बारिश थमने तक आगे न बढ़ने की अपील की है। 4 धाम यात्रा एक दिन के लिए रोकी गई थी क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड थी। अब 4 धाम यात्रा हमारी चल रही है सुचारू रूप से, उसको रोकी नहीं जाएगी। लेकिन अगर बरसात होती है, बरसात होने के समय लोगों को एडवाइज यही किया जाता है कि लोग न निकलें, ट्रैवल न करें, क्योंकि बरसात के कारण पत्थर गिरने का डर रहता है, मलबा आने का डर रहता है और खतरे की संभावना बनी रहती है। तो बरसात जब हो रही है उसको देख के बाकी समय 4 धाम यात्रा पे लोग जा सकते हैं, पर्वतीय मार्ग पे यात्रा कर सकते हैं। वही चीज़ आदि कैलाश यात्रा पे भी लागू होती है। बरसात के समय ट्रैवल करना एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं होता, वो थोड़ा सा खतरा रहता है उसमें। रामनगर जिले में भी भारी बारिश से सड़कों पर नदियां बहने लगी हैं। इन्हें पार करना खतरे से खाली नहीं है। ये बरसाती नाला है, पर इसमें रिस्क लेना बहुत दुश्मन अपने जान को जोखिम के बराबर होता है। पर अगर नाले को देख के भी अगर आप इस बरसाती नाले में गाड़ी डाल रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। अपनी जान को जोखिम में न डालें और थोड़ी देर बरसाती नाले का कम होने का इंतजार करें, जिससे कि आपकी जान सुरक्षित रहे। ऋषिकेश में घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में निचले इलाकों में पानी भर गया है। यहां पर फंसे लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की 4 टीमें लगाई गईं। कई लोगों को बचाने के लिए नावों का इस्तेमाल किया गया। एसडीआरएफ की टीम का बनबसा क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उधम सिंह नगर और चंपावत जिलों में भी राहत और बचाव का काम चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा, लेकिन जान की हानि कहीं नोटिस में नहीं आई अभी तक। ये बताया गया है जो वहाँ पे कंट्रोल उससे जो है या सीडीओ से भी अभी बात हुई वहाँ पे। तो ये अच्छी चीज़ है कि जो वार्निंग थी आप लोगों ने भी इसको काफ़ी वो किया है, बोला है। तो उस वजह से जो लोग भी अपना सतर्क रहें और जहाँ पे भी वो कोशिश कर सकते हैं अपना सेफ जगह पर गए। तो जान का नुकसान की अभी तक कहीं से रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ जलभराव वगैरह जो स्थिति है काफ़ी गंभीर अभी है। तो टाइम लगेगा लोगों को निकालने में और उसमें भी थोड़ा। उत्तराखंड सरकार ने सूबे के सभी जिलाधिकारियों को इमरजेंसी हालात में तुरंत कदम उठाने और बाढ़ या लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाने के लिए हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी उफान पर है। हरिद्वार बैराज से गंगा नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे पानी का स्तर बढ़ गया है और पहाड़ों पर भारी बारिश से यमुना नदी में भी पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी उफान पर है। हरिद्वार बैराज से गंगा नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे पानी का स्तर बढ़ गया है। पहाड़ों पर भारी बारिश से यमुना नदी में भी पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। उत्तराखंड से जल प्रयागराज में जो इस समय उसका बाढ़ का प्रकोप दिखाई पड़ रहा है। गंगा जमुना दोनों बढ़ रही है। हाँ, गंगा जमुना दोनों बढ़ रही है। तो लोग अपना सामान लेके, हाँ, जब गंगा जमुना बढ़ रही तो हालांकि गंगा अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन प्रयागराज में नदी के पास इलाकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। गंगा मैया का जल स्तर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पहाड़ों में अतिवृष्टि होने के कारण गंगा मैया का धीरे धीरे जल स्तर बढ़ रहा। प्रायः थोड़ा थोड़ा करके गंगा मैया का जल बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन आते हैं दर्शन करने, स्नान करने गंगा मैया का। और धीरे धीरे अब यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित पंडा इत्यादि हैं, दुकानदार हैं, वो धीरे धीरे अपने सामानों को समेट करके बांध की ओर बढ़ रहे हैं, ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि गंगा मैया के जल स्तर में धीरे धीरे काफ़ी तेज से वृद्धि हो रही है। प्रशासन ने हालात पर नजर रखने के लिए बाढ़ चौकियां बनाई हैं।
वहां से कर्मचारी लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। बाढ़ से जिन गांवों के साथ संपर्क कटने का खतरा है, वहां पहले से राशन और दवाइयां भेजी जा रही हैं। गंगा और यमुना में पानी का स्तर बढ़ता देख गांव वालों को जरूरी सावधानियां बरतने को कहा गया है। अधिकारी हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं ताकि जरूरत के मुताबिक कदम उठाए जा सकें। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।